हेलो गाइस, मेरा नाम सुहास है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पिछले 1 साल का जियो फाइबर के साथ एक्सपीरियंस। और इस एक्सपीरियंस को मैं कंपेयर करूंगा एयरटेल के ब्रॉडबैंड से, क्योंकि जियो से पहले मैं एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा था। और साथ ही इस वीडियो को मैं 7 अलग पॉइंट्स में, मतलब 7 अलग पॉइंट्स के अंडर डिस्कस करूंगा। और वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। पहला, कि मेरा रीज़न क्या था जियो फाइबर पर स्विच करने का। दूसरा, मैं कौन सा प्लान यूज़ कर रहा हूँ और क्यों, और उस पर मुझे क्या स्पीड्स मिल रही हैं। तीसरा, जियो फाइबर का मॉडेम एंड जियो टीवी सेट टॉप बॉक्स, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। चौथा, गेमिंग की परफॉर्मेंस कैसी, यानी आपको गेम्स में कैसी पिंग मिलती है। पांचवा, जियो फाइबर की कस्टमर सर्विस कैसी है। छठा, जियो फाइबर का ऐप इंटरफेस कैसा है, जो एप्लीकेशन है जियो फाइबर की उसका ऐप इंटरफेस कैसा है, कितनी इजी टू यूज़ है वो। और 7th और फाइनल चीज़ जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन और वर्डिक्ट है कि क्या आपको जियो फाइबर पर स्विच करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करें। तो इंटरनेट की बात करें तो मेरे घर में एयरटेल का कनेक्शन तब से लगा हुआ है जब वो टच टेल के नाम से होता था। और उस टाइम पे जो मेरा पहला इंटरनेट प्लान था वो था 64 kbps डाउनलोड, और वो रात को डबल होके 128 kbps हो जाता था। और उस टाइम की डेटा लिमिट भी 1 या 2 GB थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लान 256 kbps आया, फिर 512 kbps आया, फिर 1 Mbps, फिर 2 Mbps। 2 Mbps वाला प्लान भी मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया, और तब तक जो डेटा की लिमिट थी वो अराउंड 20 GB के आसपास हो गई थी। इसके बाद जब नेक्स्ट अपग्रेड आया एयरटेल वी फाइबर के नाम पे, तो स्पीड 16 Mbps तक की हो गई थी, एंड तब तक डेटा रोल ओवर भी आ गया था। तो उसके बाद मेरे पास डेटा अराउंड 200 GB होता था। और अगर स्पीड्स की बात करें तो स्पीड 16 Mbps तक ही कैप्ड थी। और यही रीज़न था कि मैंने जियो फाइबर पर स्विच किया, क्योंकि जिस प्लान के लिए मैं 16 Mbps प्लान के लिए जो अमाउंट पे करा था, बाकी रीजन्स और पॉकेट्स में, इवन मेरे सेक्टर की बाकी पॉकेट्स में उसी रेंटल पे 40 Mbps और यहाँ तक 100 Mbps स्पीड्स मिल रही थी फॉर द एग्जैक्ट सेम प्लान, उसी सेम प्लान पे। तो मुझे एक तरीके से ऐसा लगता था कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो जैसे ही जियो फाइबर का साइन अप रजिस्ट्रेशन ओपन हुई तो मैंने साइन अप कर लिया, और 2500 रुपीज़ का डिपॉजिट लगा, और उसके लगभग 2 हफ्ते बाद वो इंटरनेट लगा गए थे। प्लान की बात करें तो फर्स्ट 3 मंथ्स ट्रायल पीरियड था, जिसपे कोई रिचार्ज या रेंटल आपको नहीं पे करना था। और उस टाइम पे जो स्पीड थी वो थी 100 Mbps अपलोड एंड 100 Mbps डाउनलोड। उस टाइम की जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी। एक बार टाइम पीरियड, जो ट्रायल पीरियड था, वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सिल्वर प्लान लिया था जो 100 Mbps डाउनलोड और अराउंड 20 Mbps अपलोड था। और सिल्वर प्लान के साथ 3 मंथ्स के लिए मुझे OTT ऐप्स की भी सब्सक्रिप्शन मिली थी, जैसे हॉटस्टार, सोनी लिव, वूट एक्सेट्रा, जो धीरे धीरे ऐड होती गई थी। 3 मंथ्स के बाद मैंने गोल्ड प्लान पर स्विच कर लिया था, क्योंकि जो सिल्वर प्लान के साथ OTT ऐप्स की सब्सक्रिप्शन थी वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड थी, जबकि गोल्ड प्लान में जब तक आपके पास गोल्ड प्लान है आपकी OTT ऐप्स की सब्सक्रिप्शन वैलिड रहती है। और अब रिसेंटली उस सब्सक्रिप्शन में Amazon प्राइम भी ऐड हो गया है, हालांकि ये भी एयरटेल पे पहले से ही अवेलेबल था। गोल्ड प्लान पे मेरे को 250 Mbps डाउनलोड और वही अराउंड 20 से 25 Mbps अपलोड स्पीड्स मिलती थी। बट हाँ, अभी रिसेंटली अपलोड स्पीड्स एंड डाउनलोड स्पीड्स सेम हो गई हैं, तो मेरे को स्पीड्स जो है वो अपलोड स्पीड्स में काफ़ी बूस्ट मिला है। और अगर एक्चुअल स्पीड्स की बात की जाए तो मेरे को अराउंड डाउनलोड पे इस प्लान पे 280 Mbps की स्पीड मिल जाती है, अपलोड पे अराउंड 220 Mbps की स्पीड्स मिल जाती है। तो अगर मैं एयरटेल से कंपेयर करूँ मैं अपने एरिया और पॉकेट के लिए, तो जियो फाइबर की स्पीड्स एयरटेल से वास्टली सुपीरियर है। जियो फाइबर मॉडेम की बात करें तो जो मॉडेम साथ में मिला था वो सिर्फ 2.4 GHz बैंड सपोर्ट करता था, और अगर आप मॉडेम के पास में हैं तो आपको वाईफाई पे अराउंड 75 Mbps तक की स्पीड मिल जाती थी। बट लैन फुल गीगाबिट सपोर्ट करता था, तो मैंने इसके साथ में एक TP-Link का AC1200 वाईफाई राउटर लगा लिया था, जो दोनों 5 GHz और 2.4 GHz बैंड सपोर्ट करता था। तो उस राउटर के थ्रू मुझे 5 GHz बैंड में फुल 250 Mbps की स्पीड मिल जाती है। बट अभी रिसेंटली कुछ
हफ्ते पहले ही जियो ने जो मॉडेम है वो मेरे घर पे रिप्लेस करके एक अपग्रेडेड मॉडल लगा दिया है। और वो मॉडेम पिछले मॉडेम से काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस नए मॉडेम में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी बैंड है। तो इसका बेनिफिट ये है कि अब 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में मेरे को जियो के राउटर पे भी फुल 250 Mbps की स्पीड मिल जाती है। हाँ, इस राउटर की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट बाकी कंपैरेटिव जो मॉडल्स हैं जो एयरटेल के मिलते थे और इनफैक्ट कुछ 1000-1500 की रेंज के जो राउटर्स ऑनलाइन भी मिलते हैं या मार्केट में मिलते हैं, उनके कंपैरिजन में रेंज या तो उतनी ही अच्छी है या उससे बेटर है। बट हाँ, ये जियो फाइबर का राउटर और TP-Link का AC वाईफाई राउटर, ये दोनों मिलके मेरा 500 स्क्वायर यार्ड्स का घर का पूरा एरिया अच्छे से कवर कर लेते हैं। पेड प्लान स्टार्ट होने के 1-2 महीने बाद ही जियो का सेट टॉप बॉक्स भी आ गया था एंड इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। ये फुल HD कंपैटिबल है और जहाँ तक मुझे मालूम है ये 4K नहीं है। मैंने कस्टमर केयर पर भी इसके बारे में पूछा था पर उनको कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। इस सेट टॉप बॉक्स पर सारी OTT ऐप्स चलती हैं, Amazon प्राइम वीडियो, सोनी लिव, हॉटस्टार, वूट, यूट्यूब। बट हाँ, इसमें एक बड़ी OTT ऐप मिसिंग है जो है नेटफ्लिक्स। और क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो ये एक ड्रॉबैक मेरे को काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि जिस टीवी के साथ जियो का सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है उस टीवी पे नेटफ्लिक्स नहीं चलता है। एंड अगर आप कहें कि आप स्मार्ट टीवी पे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, तो अगर आपका पहली स्मार्ट टीवी है तो आप उस पर सारी OTT ऐप्स देख ही सकते हैं। तो उस पर आपको सेट टॉप बॉक्स की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट टीवी पे सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हैं OTT ऐप्स यूज़ करने के लिए, तो जब भी आपको नेटफ्लिक्स देखना होगा आपको इनपुट स्विच करनी पड़ेगी, तो बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है। बट हाँ, उसके अलावा जियो सेट टॉप बॉक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। एंड अगर इसको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से कंपेयर किया जाए तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर नेटफ्लिक्स भी सपोर्ट करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मोर लेस सेम ही है, बट बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स सपोर्ट मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को ज़्यादा बेटर रेटिंग देता हूँ। बट हाँ, जियो सेट टॉप बॉक्स भी बहुत बुरा डिवाइस नहीं है। एज लॉन्ग एज आप नेटफ्लिक्स वाला फ्लॉ इग्नोर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने 2 गेम्स टेस्ट की थी। CS:GO, जिसमें मेरे को 30 से 40 मिलीसेकंड की पिंग मिल रही थी, एंड क्योंकि इसके सर्वर्स इंडिया में ही है तो पिंग का जो रिस्पॉन्स था बेटर था। एंड एयरटेल में भी ऑलमोस्ट ऐसी सिमिलर पिंग ही मिला करती थी। क्योंकि मैं CS:GO वैसे नहीं खेलता हूँ तो मैंने बाकी अलग अलग मोड्स नहीं ट्राई किए, बट ऑफिशियल सर्वर पे एक गेम चला के देखी थी और उस पर पिंग जो आई थी वो अच्छी थी। दूसरी गेम की बात करें तो वो है बैटलफील्ड 5। बैटलफील्ड 5 पर मुझे साउथ ईस्ट एशियन सर्वर्स पर अराउंड 70 to 80 मिलीसेकंड की पिंग मिल रही थी एंड यूरोपियन सर्वर्स पर अराउंड 150 मिलीसेकंड की पिंग, जो मेरे ओपिनियन में क्योंकि इंडिया में बैटलफील्ड के कोई सर्वर्स नहीं है तो ये बहुत अच्छी पिंग है। एंड अगर इसको मैं एयरटेल से कंपेयर करूँ तो एयरटेल में मुझे अराउंड 150 to 180 मिलीसेकंड की पिंग मिलती थी यूरोपियन सर्वर्स पे एंड अराउंड 120 से 150 मिलीसेकंड की पिंग मिलती थी साउथ ईस्ट एशियन सर्वर्स पर। सो बैटलफील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो फाइबर की परफॉर्मेंस एयरटेल से बेटर है। कस्टमर सर्विस की बात करें तो ये जियो का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर मैं इसको एयरटेल से कंपेयर करूँ तो एयरटेल की कस्टमर सर्विस बहुत ही बढ़िया थी, एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड था वो। क्योंकि अगर कुछ ख़राब हो जाता था, जैसे इंटरनेट ख़राब हो गया था, पहली बात तो वो ख़राब बहुत कम होता था, बट अगर ख़राब हो भी जाता था तो आपको कंप्लेंट लॉग करने के लिए सिर्फ एक ही बार कॉल करनी पड़ती थी और आपकी कंप्लेंट सेम डे या कभी कभी तो सेम आवर में रिजॉल्व हो जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जियो के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जियो का इंटरनेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा बोलना एक अंडरस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सच में बहुत ख़राब होता है। कभी कभी ये 1 घंटे के लिए बंद हो जाता है, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, और यहाँ तक 5-5 दिन एट अ स्ट्रेच खराब रहता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी कंप्लेंट्स लॉग करी है। वो जब ठीक होना होता है वो ठीक तभी होता है। आप ये मान लीजिए कि साल के 12 महीने में आपको इंटरनेट एक्चुअल जो यूज़ करने को मिलेगा वो सिर्फ 11 महीने के लिए ही मिलेगा। लगभग आपको 1 महीने का डाउन टाइम मिलेगा। और जियो की कंप्लेंट्स लॉग करना भी बहुत आसान नहीं है। कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो जो IVR ऑप्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत लंबी हैं।
तो आपको इवेंचुअली कस्टमर केयर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए बहुत बार बटन दबाने पड़ेंगे और बहुत लंबी मेन्यू सुननी पड़ती है। बट हाँ, क्योंकि ये खराब इतना होता है तो आपको इवेंचुअली वो मेन्यू ऑप्शंस याद हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर मैं कंप्लेंट लॉग करने की बात करूँ तो जब आप कस्टमर केयर में कॉल कर लेते हैं तो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव आपको अच्छे से सुनते तो हैं और आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर कर लेते हैं, बट उस कंप्लेंट पे एक्चुअली काम नहीं होता है। अगर मैं उसको एयरटेल से कंपेयर करूँ तो जब आप एक बार कंप्लेंट लॉग कर देते हैं तो जब तक आप अपनी तरफ से OTP नहीं देंगे आपकी कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली जियो में ऐसा नहीं है। आप आज कंप्लेंट करेंगे और वो कल रिजॉल्व मार्क्ड होगी, जबकि आपका ना इंटरनेट ठीक हुआ होगा, ना आपने कोई और जैसे मान लो रीवायरिंग का काम के लिए रिक्वेस्ट दिया था वो कंप्लीट हुआ होगा। इनफैक्ट जब मेरा इंटरनेट लगा था तो एक पोर्शन में वायर ख़राब तरीके से वो लगा के छोड़ गए थे, वो आज भी ऐसी ही है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी रीवायरिंग की रिक्वेस्ट दी है वो नेक्स्ट डे रिजॉल्व मार्क हो जाती है और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी कंप्लेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप दोबारा कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वो एक फ्रेश कंप्लेंट लॉग होती है, आपकी एग्जिस्टिंग कंप्लेंट को एस्केलेट नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो OTP का सिस्टम है वो नहीं है जियो में। जियो में जो OTP का अप्रूवल है वो सिर्फ तभी होता है जब आपके घर कोई हार्डवेयर आता है, जैसे कि जियो का सेट टॉप बॉक्स आया है या नया मॉडेम आया है, तब आप रिप्रेजेंटेटिव को OTP देते हैं, तभी वो जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ही वो डिलीवर्ड मार्क कर सकता है। बट कंप्लेंट्स में ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो सिस्टम तो है जियो के पास OTP और ऑथेंटिकेशन का, बट वो कंप्लेंट्स के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन जाता है अपने ही आप में। अगर मैं आपको कंप्लेंट्स का बताऊं तो अगर आप देखेंगे 13 सितंबर और 9 जुलाई के पीरियड के बीच में लगभग मेरी 9 कंप्लेंट्स हैं, जो बन जाती हैं ऑन एवरेज 3 कंप्लेंट्स पर मंथ। और अगर मैं इसको एयरटेल से कंपेयर करूँ तो अराउंड 4 से 5 कंप्लेंट्स मुश्किल से पूरे साल में होती थी। तो कस्टमर सर्विस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जियो को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी पीछे है एयरटेल से इस मामले में। ऐप इंटरफेस पे आते हैं तो इनिशियली जियो की जो ऐप थी वो काफ़ी ख़राब थी, कनेक्टिविटी इशूज बहुत थे और वो बहुत स्लो होती थी, बट पहले के मुकाबले में अभी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे इम्प्रूव होती जाएगी। एंड इसके साथ मैं 2 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे ऐप के बारे में काफ़ी अच्छे लगे और 2 पॉइंट्स ऐसे जो ख़राब लगे। तो अच्छे पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला ये कि जब आप ऐप ओपन करते हैं तो आपको आपका नंबर, प्लान, बिलिंग साइकिल, बिलिंग डिटेल्स एंड डेटा बैलेंस ये सब होम स्क्रीन पे सीधा मिल जाता है। आपको कोई एडिशनल टैब्स करके इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढनी पड़ती है। हाँ, डेटा बैलेंस की अब ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अनलिमिटेड डेटा हो गया है, बट फिर भी बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको फर्स्ट ग्लांस पे ही मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो है ऐप के थ्रू रिचार्ज करना बहुत ईजी है। एंड क्योंकि अब प्रीपेड प्लान है तो आपको रिचार्ज इसको बार बार करना ही होता है अनलेस आप एनुअल रिचार्ज नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे को ऐप में काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब आते हैं उन चीज़ों पे जो ऐप में मेरे को नहीं पसंद, वो है डेटा वाउचर रिडीम करना। जब पहले अनलिमिटेड डेटा नहीं था तो आपको मंथली डेटा कोटा ख़त्म होने के बाद डेटा वाउचर्स मिलते थे जो आपको रिडीम करने होते थे। उस रिडीम्शन के लिए एक अलग से सेक्शन बना होता है ऐप में, बट प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि जब आप उस सेक्शन में जाते थे तो वहाँ पे आपको डेटा वाउचर्स नहीं मिलते थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा डेटा ख़त्म हो गया और मुझे डेटा वाउचर यूज़ करने की ज़रूरत है, बट वो वहाँ पे विजिबल नहीं होते थे। तो अल्टीमेटली मुझे खरीद के डेटा वाउचर यूज़ करना पड़ता था। खरीदने के बाद जब मैं डेटा वाउचर यूज़ कर लेता था तब वो वहाँ ऐप में विजिबल भी हो जाते थे। ऐसा 1-2 बार हुआ है, बट हाँ, अब क्योंकि अनलिमिटेड डेटा हो गया तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि डेटा वाउचर्स यूज़ नहीं होंगे। दूसरी चीज़ की बात करें जो मुझे नहीं पसंद है वो है ऐप की चैट फंक्शनैलिटी। चैट फंक्शनैलिटी बहुत बगी है, उसमें कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत है। कभी कभी आपको आधा घंटा 1 घंटा भी वेट करना पड़ता है। और जो चैट का आर्टिफिशियल असिस्टेंट है वो भी काफ़ी यूजलेस है, आपको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिलती है। तो अगर आपको कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कॉल करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द चैट। अगर बात करें फाइनल वर्डिक्ट की तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी एयरटेल सब्सक्राइबर हैं या आपके एरिया में एयरटेल का प्लान मिल रहा है जिस पे आपके पास सफिशिएंट स्पीड अवेलेबल है तो आप आँख बंद करके एयरटेल को स्विच कर लें। बट अगर आपके पास कोई और सर्विस प्रोवाइडर है
जिससे आप खुश नहीं हैं और आप जियो फाइबर पर स्विच करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने पड़ोसियों से, नेबर से पहले पूछें कि वो क्या जियो फाइबर यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो जियो फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो उनका जियो फाइबर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिलता है जो आपको डायरेक्ट फीडबैक दे पाए आपके एरिया में जियो फाइबर के बारे में, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ जियो फाइबर लगवा लें। 2-3 महीने के लिए दोनों यूज़ करें। हाँ, उससे आपको डबल रेंट देना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको जियो फाइबर रखना है या आप अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये था जियो फाइबर के साथ मेरा पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप जियो फाइबर पर स्विच करना चाह रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जियो फाइबर के साथ, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।